हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक आने वाला है वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बच्चे इस चैप्टर में जनरली कंफ्यूज होते हैं, मगर घबराने का नहीं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म रिजॉल्व होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ये होता क्या है मेरे बच्चों? देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले दो चीजों में डिफरेंशिएट करना पहले सिखा दूं। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। देखिए, अगर मैं पार्टनरशिप डिसॉल्व करूं तो इसका मतलब यह है कि एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स खत्म हो रहा है, फर्म कभी भी खत्म नहीं हो रही है। कब होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? आप अपने चैप्टर्स के नाम याद रखिएगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। दो चीजें और ऐड करिएगा, अमलगमेशन और ज्वाइंट वेंचर, जिसकी वजह से हमारे बीच में पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है और नया एग्रीमेंट चालू होता है। इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। अब मैं बात करता हूं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म की। इसका मतलब हमारी फर्म हमेशा हमेशा के लिए बंद की जा रही है। तो एक लाइन है मेरे बच्चों जो एमसीक्यू या रीजनिंग असर्शन में आपको दी जाएगी। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर देना है। अभी सिर्फ ट्रू और फॉल्स में देना है। एक ही लाइन पूछूंगा, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल ऑटोमेटिकली लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इज इट ट्रू या फॉल्स? विद रीजन आप मुझे जस्टिफाई करिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे न्यूमेरिकल की। क्या करना है हमें सर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में? हमें आप इसकी अकाउंटिंग सिखा दीजिए। बेटा, अकाउंटिंग मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये वेरी 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 सिंपल है। मैं आपको सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको ये पूरा चैप्टर बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूं कि हमारी फर्म हमेशा हमेशा के लिए बंद हो रही है। तो मेरे बच्चों, फर्म अगर बंद हो रही है तो पार्टनर की आंखों में आंसू या चेहरे पर खुशी? ऑब्वियसली पार्टनर्स की आंखों में आंसू। ये एक बहुत दुख भरी घटना है कि हमारी फर्म हमेशा हमेशा के लिए क्या की जा रही है मेरे बच्चों? बंद। जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आएगी, बाहर जो पैसे लेने वाले लोग हैं उनकी लाइन लग जाएगी और वो ये कहेंगे कि हमें हमारा पैसा दो। फर्म हाय हाय, पार्टनर्स भी हाय हाय। आप नॉर्मल वाला हैंड वेव मत करिएगा, ये हाय वैसा वाला हाय नहीं है, ये वो आपको बद्दुआएं ही दे रहे हैं। तो चलिए बेटा, अभी सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि जब फर्म डिसॉल्व होती है तो पेमेंट का रूल क्या होता है? व्हाट इज योर पेमेंट रूल? तो पेमेंट रूल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो पेमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है आउटसाइडर्स को। किसको दिया जाता है मेरे बच्चों? आउटसाइडर्स को। इस आउटसाइडर्स की लिस्ट में पार्टनर्स के रिलेटिव भी क्या होते हैं मेरे बच्चों? इंक्लूड होते हैं। तो इट इंक्लूड्स पार्टनर्स रिलेटिव एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं ए, बी और सी पार्टनर है और इनकी फर्म डिसॉल्व हो रही है और ए की वाइफ ने भी फर्म को लोन दिया था, और अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो जो पेमेंट लेने वाले लोग होंगे उस लाइन में इनकी वाइफ भी सबसे आगे लगेगी, बिकॉज वो एक आउटसाइडर है। जो हस्बैंड वाइफ है वो घर पर है, अभी उन्होंने फर्म को लोन दिया है। और मैं साफ साफ आपको बोल देता हूं कि पार्टनर्स के रिलेटिव आर आल्सो कंसीडर्ड एज आउटसाइडर्स। इज दैट ओके मेरे बच्चों? अब इनका पेमेंट अगर फर्म चुका देती है और इनको पेमेंट चुकाने के बाद फिर भी कोई पैसा अगर फर्म के पास बच जाता है तो फर्म पार्टनर का
लोन चुकाएगी। क्या चुकाएगी मेरे बच्चों? पार्टनर का लोन। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, रिलेटिव का लोन, मैं फिर से रिपीट करूंगा, रिलेटिव का लोन तो ऊपर आ गया मेरे बच्चों आउटसाइडर वाली लिस्ट में, लेकिन पार्टनर का लोन जो होगा वो कहां पर चुकाया जाएगा मेरे बच्चों? सेकेंड वाली कैटेगरी में। अगर इसके बाद भी कोई पैसे बच जाते हैं, फर्म के पास अभी भी कोई पैसे बच गए इसके लोन को चुकाने के बाद भी, तो पार्टनर्स की कैपिटल वापस की जाएगी। पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई हुई है, हम वो कैपिटल को क्या करेंगे मेरे बच्चों? वापस कर देंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन तीनों का पेमेंट करने के बाद भी अगर फर्म के दिन अच्छे हैं और उनके पास पैसे बच गए हैं, तो फर्म क्या करेगी? इन पैसों को पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे मेरे बच्चों? अपने घर। और किस रेशियो में लेके जाएंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जिस रेशियो में वो प्रॉफिट बियर करते थे, उस रेशियो में वो प्रॉफिट को अपने घर, यानी जो पैसा है उसको अपने घर ले जाएंगे। तो आई होप आपको पेमेंट रूल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अ पेमेंट रूल। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया मेरे बच्चों? सबसे पहले पेमेंट रूल में पहला पेमेंट होगा आउटसाइडर्स का, जिसमें पार्टनर्स के रिलेटिव भी आएंगे। अगर इनका पेमेंट करने के बाद भी कोई पैसा बच जाता है, तो पार्टनर्स का लोन चुकाया जाएगा। फिर भी कोई पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स की कैपिटल चुकाई जाएगी। और लास्ट में भी कोई पैसा बच गया तो मेरे बच्चे ये पैसा पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, तो ये तो थ्योरी पार्ट था कि पेमेंट रूल क्या है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपनी पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग के बारे में। अब हम मेरे बच्चों बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग की। हम क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करेंगे अगर हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। तो मेरे बच्चों जल्दी से जरा एक पेन और कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू करिए कि हम क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। अकाउंट्स टू बी मेंटेन वंस वी आर हैविंग और वी आर प्रिपेयरिंग डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स। तो हमें अकाउंट्स जो मेंटेन करने हैं, सबसे पहले वो मुझे बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे मेरे बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट। अभी तक एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में आप जो अकाउंट्स बनाते थे वो बनाते थे रीवैल्यूएशन, जिसमें आप एसेट और लायबिलिटीज की दोबारा से रीवैल्यूएशन करते थे। अब आप जो अकाउंट बनाने जा रहे हैं उसका नाम क्या है मेरे बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद आप एक और अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे आप? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आप एक और अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा पार्टनर का लोन अकाउंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप एक और अकाउंट बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट। तो हमें ये 4 अकाउंट्स बनाने हैं मेरे बच्चों। पहला अकाउंट कौन सा बताया मैंने आपको? रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट मैंने आपको बताया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और तीसरा अकाउंट मैंने आपको बताया पार्टनर का लोन अकाउंट। फोर्थ द लास्ट वन जो अकाउंट आपको बनाना है वो बनाना है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो चलिए अब हम बात शुरू करते हैं एक एक कर कि हमें क्या क्या करना होगा इन अकाउंट्स में। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं पहला प्रोसेस जिसका नाम होगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चों पहले अकाउंट के बारे में बात करते हैं। पहले अकाउंट का नाम था रियलाइजेशन अकाउंट। एंड बिलीव मी बच्चों बहुत 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 सिंपल अकाउंट है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। बस इतना याद रखने का कि हमारी फर्म हमेशा हमेशा के लिए क्या हो रही है मेरे बच्चों? बंद की जा रही है। और इस वजह से जो पार्टनर्स हैं थोड़े से अभी बेचारे गमगीन माहौल में हैं, थोड़ा सा रोने वाला चेहरा लेकर वो फर्म में एंटर होंगे। और आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे एक बैलेंस शीट आपको दिख रही है। ये उन 3 पार्टनर्स बेचारे जिनकी फर्म बंद हो रही है उनकी बैलेंस शीट है।
आइए बैलेंस शीट को ठीक से समझते हैं। लायबिलिटी साइड में मेरे बच्चों उनकी कैपिटल दी हुई है, एक ए की वाइफ का लोन यानी भाभी जी का लोन हमें दिया हुआ है 70,000। पहले आप ये रिकॉल कर लीजिए कि भाभी जी विल बी कंसीडर्ड एज एन आउटसाइडर या इनसाइडर, आपको याद होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, अभी हम थोड़ी देर बाद इस मुद्दे पर भी आएंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व है, बी ने भी फर्म को लोन दिया है, बड़ी बुरी हालत है, भाभी जी से भी लोन लिया है, पार्टनर ने भी लोन दिया है, और बैंक लोन कितने रुपए का है मेरे बच्चों, 80,000 रुपए का है। लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 3 लाख। आइए एसेट पर आते हैं जल्दी से। बैंक बैलेंस कितना सारा है, 30,000 रुपए, इतने में तो अंबानी कंगाल हो जाएगा। डेटर्स 80,000 रुपए के हैं जिन पे प्रोविजन बना है 10,000 का, तो बाहर 70,000 है। मशीनरी 30,000 की, गुडविल 40,000 की, बिल्डिंग 30,000 की, P&L का डेबिट बैलेंस है 40,000 का, और इन्वेस्टमेंट कितनी है बच्चों, 60,000 रुपए की। तो एसेट का टोटल भी 3 लाख है। ये दोनों टोटल टैली हो चुके हैं और अब हमें इस फर्म को क्लोज करना है। और मान लेता हूं कि मैं बन जाता हूं ए। मैं कौन हूं मेरे बच्चों, ए वो पार्टनर जो इस फर्म का पार्टनर है, और फर्म हो रही है क्या बच्चों, डिसॉल्व। व्हाट विल बी माय फर्स्ट स्टेप इन द रियलाइजेशन अकाउंट, मैं ये बताने जा रहा हूं। तो मेरे बच्चों मैं एक बॉक्स लूंगा, आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा, ये एक बॉक्स लूंगा, वैसे ले मत लेना, ये सिर्फ एक काल्पनिक घटना है जिनका किसी भी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मैं एक बॉक्स लूंगा और इस बॉक्स में सारी एसेट्स को ट्रांसफर करूंगा, इस बॉक्स में डालूंगा। पहला स्टेप बता रहा हूं मेरे बच्चों, क्या करना है, इस बॉक्स को लेना है और इसमें अपनी सारी एसेट्स को क्या करना है बच्चों, बैलेंस शीट से उठाना है और इसमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। बी और सी पूछ रहे हैं भाई ठीक तो हो, मानसिक संतुलन खराब तो नहीं है, कर क्या रहे हो। मैं कह रहा हूं भाई रीजन ये है कि मैं इस बॉक्स को मार्केट में ले जाऊंगा, वहां पर इस एसेट को निकालकर मार्केट में बेचूंगा, और जो भी पैसे मेरे पास आएंगे उनसे मैं लायबिलिटीज का क्या करूंगा मेरे बच्चों, पेमेंट करूंगा। ठीक है मेरे लाल, तो ये कहानी आपको क्लियर होगी। तो जब मैं इस बॉक्स में एसेट को डालूंगा तो ध्यान रखना मैं उन्हीं एसेट को डालूं जो मार्केट में बिक सके, जो कैश में रियलाइज हो सके। अगर कोई एसेट कैश में रियलाइज नहीं की जा सकती तो मैं उसे इस बॉक्स के अंदर ट्रांसफर नहीं करने वाला हूं। ठीक है मेरे बच्चों, तो क्या क्या एसेट ट्रांसफर होंगी आइए बात करते हैं। मैंने सबसे पहले बात करी बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस। ठीक है बच्चों, मेरे पास पॉकेट में अभी एक 50 रुपए का नोट है, ये बैंक बैलेंस समझ लो या कैश बैलेंस समझ लो, इसे मैं इस बॉक्स में ट्रांसफर कर रहा हूं। अब बी और सी ने बोला ये क्या कर रहा है भाई, तो मैंने बोला वो इसको मार्केट में ले जाके बेचूंगा ना, तो आप मुझे बताओ मेरे बच्चों क्या ये मार्केट में बिकेगा, ये नहीं बिकेगा, तो इसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करने वाले हैं। मैंने इस पे क्रॉस लगा दिया। आगे बात करते हैं, डेटर्स हैं 80,000 के जिन पे मुझे प्रोविजन भी गिवन है 10,000। आइए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं मेरे बच्चों। ये जो वैल्यू बाहर दी हुई होती है इस वैल्यू को हम बोलते हैं नेट वैल्यू 70,000, और ये जो 80,000 है इसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। तो जब मैं डेटर को उस बॉक्स में डालूंगा तो मैं उसे ग्रॉस वैल्यू पर डालूंगा, क्योंकि भाई ये तो मुझे डर लग रहा है कि 10,000 रुपए मर जाएंगे, अभी मरे थोड़ी ना है, तो मैं डेटर को 80,000 रुपीस पर बॉक्स में डालूंगा और प्रोविजन को मैं रियलाइजेशन के बाय साइड में तुरंत के तुरंत ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको ये स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। मशीनरी अकाउंट को भी मैं इस बॉक्स में डाल दूंगा, मशीनरी को, क्योंकि ये एसेट कैश में रियलाइज हो सकती है। अभी तक गुडविल का हम सर राइट ऑफ करते थे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, मगर इस चैप्टर में मत करिएगा मेरे बच्चों, पार्टनर ले जाने को तैयार ही नहीं है, वो कह रहे हैं मार्केट में बिक जाए तो बेच आना। तो मेरे बच्चों अब मैं इस गुडविल को भी इस बॉक्स में क्या करूंगा, ट्रांसफर मार दूंगा। बिल्डिंग को भी ट्रांसफर करूंगा बच्चों। P&L का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस इस बॉक्स में जाना चाहिए या नहीं। मैं मार्केट में खड़ा हो जाऊं और मैं कह रहा हूं लॉस ले लो, लॉस ले लो, लॉस, शायद जूते चप्पल टमाटर मेरे ऊपर पड़कर आ जाए,
तो मैं वो सब खाना नहीं चाहता, तो मेरे बच्चों मैं इसको भी ट्रांसफर नहीं करूंगा। इन्वेस्टमेंट अगेन कैश में रियलाइज हो सकती है, तो मैं उसे इस बॉक्स में ट्रांसफर कर देता हूं। तो स्टेप नंबर 1 बहुत इजी, बहुत सिंपल, मैंने आपको क्लियर कर दिया। स्टेप नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया मेरे बच्चों, कि मैं सारी एसेट्स को इस बॉक्स में यानी रियलाइजेशन अकाउंट में, बॉक्स का नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। सिर्फ उन एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करूंगा जो या तो अभी कैश ही हैं या कैश में रियलाइज ना हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे ध्यान रखने हैं। अगर किसी एसेट से रिलेटेड कोई प्रोविजन भी है, तो एसेट जब बॉक्स में ट्रांसफर होगी तो किस वैल्यू पर होगी, ग्रॉस वैल्यू पर ट्रांसफर होगी। इसकी नेट वैल्यू से आपको कोई लेना देना नहीं है, और एसेट से रिलेटेड प्रोविजन को आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, किसी भी एसेट से रिलेटेड प्रोविजन। फॉर एग्जांपल अगर लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी गिवन होता, तो वो भी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों। अब अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं, सर जल्दी से बताइए कि जर्नल एंट्री क्या होगी। देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सा रूल समझा देता हूं। एग्जाम में जर्नल एंट्री आने की संभावनाएं ज्यादा है, अकाउंट की संभावनाएं कम है। सिंपल एंड इजी सा रूल समझ लीजिए, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, डेबिट। अब आप इनका गला घोट रहे हो, इनका मर्डर कर रहे हो, इनको किडनैप कर कर इनकी बॉडी, इनका मर्डर कर कर इनकी बॉडी को आपने इस बॉक्स में डाल दिया है। आप मर्डरर हो, आपने खून किया है, खून ही हुआ। इसका नाम दोबारा मत लेना एसेट का, वरना आंटी पुलिस बुला लेगी और अब पार्टी भी अभी नहीं हो पाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपने एंट्री क्या करनी है, एसेट्स को खत्म करना है, डेबिट को खत्म करना है। क्या एंट्री बनाओगे आप, एंट्री बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होंगी, और ये सारी एसेट्स जो बॉक्स में जा रही है एक एक कर कर आप उन्हें क्रेडिट करोगे। यानी आप लिखोगे टू डेटर्स, टू मशीनरी, टू गुडविल, टू बिल्डिंग, टू इन्वेस्टमेंट। एम आई क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट? मेरा फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब सर स्टेप नंबर 2 क्या है, जल्दी बताइए। पहला स्टेप तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया। स्टेप नंबर 2 मेरे बच्चों, आप सारी आउटसाइड लायबिलिटीज को, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कौन सी लायबिलिटीज को, आउटसाइड लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कौन सी लायबिलिटीज, बार बार याद रखिएगा, आउटसाइड विच इज नॉट रिलेटेड विद द इंटरनल मैटर्स ऑफ द बिजनेस। तो कैपिटल मेरी इनसाइड लायबिलिटीज हैं, इन्हें ट्रांसफर नहीं करूंगा। भाभी जी का लोन मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, अब तक शायद आपका माइंड मेकअप हो गया होगा। भाभी जी इज एन आउटसाइडर फॉर द फर्म और एन इनसाइडर, आउटसाइडर, तो इनको मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा। जनरल रिजर्व इनसाइडर है, नहीं होंगे। बी का लोन पार्टनर है, नहीं होगा। बैंक लोन आउटसाइडर है, ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं सारी आउटसाइड लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करूंगा बच्चों, ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक बच्चों, अब ध्यान से समझते हैं कि इसकी एंट्री क्या होगी। भाई एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता था, तो लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। क्रेडिट का भी खून कर देना है, सारी लायबिलिटीज का मर्डर तो करना ही है, नाम दोबारा नहीं लूंगा, ये याद रखना है। तो क्रेडिट का खून करना है, क्या करूं, डेबिट। तो जितनी भी लायबिलिटीज आप उस बॉक्स में डाल रहे हो, आप उन सारी लायबिलिटीज को वन बाय वन डेबिट करोगे और किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे मेरे बच्चों, बॉक्स का नाम क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि जनरल एंट्री, अगर मैं इस न्यूमेरिकल की बात करूं तो एंट्री होगी एज वाइफ लोन डेबिट, बैंक लोन डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अभी तक 2 स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टेप नंबर 1 एसेट्स को ट्रांसफर करना, किनको नहीं करना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टेप नंबर 2 लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना, किनको नहीं करना कमेंट बॉक्स में अगेन आपको बताना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों, आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। अब तक इस बॉक्स में एसेट भी आ गई, लायबिलिटीज भी आ गई। अब इस बॉक्स को ले जाकर मार्केट में ले जाता हूं और सारी एसेट्स को क्या करूंगा बेटा, बेचना शुरू करता हूं।
तो मैंने एसेट्स को वन बाय वन बेचना शुरू करा मार्केट वैल्यू पर। देखिए जब ये ट्रांसफर होंगी तो बुक वैल्यू पर होंगी, ये ध्यान रखिएगा। बुक वैल्यू मतलब द वैल्यू विच इज शोन इन द बैलेंस शीट, और जब बेचेंगे तो मार्केट वैल्यू जितने भी पैसे मिल जाए। अब आप सोचें कम मिल रहे हैं ज्यादा मिल रहे हैं, अरे अपनी टेंशन नहीं है यार, जो पैसे मिल रहे हैं उसको ले लीजिए आप। मार्केट वैल्यू पर ये एसेट आपकी बिकेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब अगर मेरी एसेट्स बिकती हैं, सपोज मुझे मशीनरी मिलती है, बिकती है 27,000 रुपीज की। कितने रुपए की? 27। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं तो जर्नल एंट्री क्या होगी? पैसा आया यानी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा तो आया मेरे बच्चों, और जैसे ही मैं नाम लूंगा टू मशीनरी, मशीनरी गई, तुरंत पुलिस आ जाएगी। मैंने बताया था मैंने मशीनरी का खून किया है, नाम नहीं लेने का बच्चों। तो आप जितने भी पैसे रियलाइज करोगे वो इस बॉक्स में ही डालना। इस बॉक्स का नाम क्या बताया था मैंने आपको? रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी एसेट बिकती जाए आप उनके लिए ये एंट्री करते जाइए। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, एसेट्स दो प्रकार की हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ये नया रूल है जो सीबीएसई ने इस बार लॉन्च किया है, ध्यान से समझिएगा ताकि आपकी गड़बड़ियां ना हो। तो एसेट्स दो प्रकार की होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब वो जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। एग्जाम्पल डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ये मेरी कौन सी एसेट है मेरे बच्चों? टेंजिबल है। इनटेंजिबल वो होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल। तो मेरे बच्चों अगर टेंजिबल एसेट के बारे में कुछ लिखा है कि इतने की बिक गई तो उतने पे रियलाइज कर लीजिए। अगर कुछ नहीं लिखा तो इसे बुक वैल्यू पर बेचकर जरूर आना। मतलब अगर मेरे क्वेश्चन में बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा होता कि ये बिकी या नहीं बिकी, तो मैं ये मान लेता कि ये बिक गई कितने रुपए में मेरे बच्चों? 30,000 रुपीज में बुक वैल्यू पर, और इसकी मैं ये एंट्री जरूर करूंगा। ठीक है बच्चों। अब अगर इनटेंजिबल एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा कि ये बिकी या नहीं बिकी, तो बच्चे ये मान लीजिएगा, इट विल बी एज्यूम इट इज नॉट रियलाइज इन कैश एंड नो फर्दर ट्रीटमेंट, या कोई भी जर्नल एंट्री आगे करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रूल बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट से रिलेटेड ये जो रूल आया है। ठीक, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 पर। हमें सारी आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट करने की एंट्री, देखिए पेमेंट करना हमारा नुकसान हो रहा है एक तरीके से। कोई भी नुकसान अनदेखा अनसुना हो, रूल याद रखिएगा, बड़ी सिंपल एंट्रीज लगेंगी आपको। रियलाइजेशन में आप उसे डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे आप बैंक अकाउंट को। तो आप एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आप लायबिलिटीज का पेमेंट करने जा रहे हो। किसका पेमेंट करने जा रहे हो बच्चों? लायबिलिटीज का पेमेंट करने की ये एंट्री होगी। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको कि वो पे हुई या नहीं हुई। तो बच्चे कॉमन सेंस लगा लो, बिना पे करे क्या आप अपने बिजनेस को बंद कर सकते हो? जिसको पैसे नहीं मिले वो आपका बिजनेस बंद होने देगा? आपके घर पर आ जाएगा बेटा, पिटोगे बहुत, ठीक है, घर वालों के सामने। तो भाई लायबिलिटीज का पेमेंट जरूर करना, चाहे कुछ लिखा हो या ना। जितना लिखा हो उतना पेमेंट कराना, जो नहीं लिखा हो वो बुक वैल्यू पर पे कर आना। अब मेरे बच्चों एक और रूल, 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको अब डिस्कस करूंगा, आप दिमाग में जरूर बिठा लीजिएगा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अगर कोई पार्टनर एसेट को ले जाए तो सर आपने ये नहीं बताया, अभी तो आपने ये बताया कि सर एसेट बिक जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर देना। क्या हो अगर ए ये कह रहा है कि मशीनरी को मैं ले जाऊंगा, तो बेटा ले जाना, उससे कह दो ले जा भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ले जाना। अब अगर ले जाएगा तो बेटा पैसे तो उसकी जमीन को भी देने पड़ेंगे, उससे आप उसकी कैपिटल को डिडक्ट कर लेना। आपको मैंने रूल बताया था, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट और कम होगी तो डेबिट। आपने मेरी पिछली वीडियोस में जरूर कवर करा होगा। अब एक पार्टनर एसेट ले जा रहा है तो उसकी
कैपिटल कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चे? कम, क्योंकि उसकी कैपिटल काट लो। अब ये मत करना उसकी कैपिटल बढ़ा दो, कैपिटल से पैसे ले लेना उसके। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहां लिख देता हूं बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर वो एसेट लेकर जा रहा है तो। अब अगर कोई पार्टनर कहता है कि बैंक लोन मैं चुका दूंगा, तो भाई उसकी कैपिटल बढ़ाना तो क्रेडिट करना और एंट्री करना रियलाइजेशन डेबिट। भाई नुकसान तो हो रहा है, कोई लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है। अब फर्म की जेब से पैसा नहीं जा रहा, मगर पार्टनर तो पे कर रहा है टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट सूचना जो अब आपको देने जा रहा हूं। अगर किसी लायबिलिटी के बदले कोई एसेट ले ली जाए, जैसे हमारे पास बैंक का लोन था 80,000 का, वो लोग ये कह रहे हैं कि चिंता नहीं करने का, हम आपकी मशीनरी या चलिए इन्वेस्टमेंट 60,000 की ले जा रहे हैं फुल सेटलमेंट में। कितने पे ले जा रहे हैं बेटा? फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये समझ लेना कि आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य ही करे होंगे। ऊपर वाले की तरफ देखना, एग्जाम में भी ऊपर देख लेना, हाथ जोड़ना और कहना हे प्रभु तूने हमें बचा लिया। एक लायबिलिटी के बदले एक एसेट ले ली गई है, इसकी हमें कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो नो फर्दर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो अभी तक 4 स्टेप क्लियर हो गए। स्टेप नंबर 1 एसेट्स को ट्रांसफर करना, स्टेप नंबर 2 लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना, स्टेप नंबर 3 एसेट को रियलाइज करना, स्टेप नंबर 4 लायबिलिटीज का क्या करना मेरे बच्चों? पेमेंट करना। इन 4 स्टेप्स को समझने के बाद आइए चलते हैं अपने 5वें स्टेप की तरफ। तो बच्चों अपने 5वें स्टेप की तरफ जाते हैं, जिसमें बच्चे ज्यादातर गलतियां करते हैं। इसी में गलतियां होंगी बेटा। अभी तक तो आपको पूरा चैप्टर बड़ा अच्छा लगा होगा। और हमारा 5वां जो स्टेप है वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर। आप मेरे बोर्ड पर पीछे देख रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में जर्नल एंट्री। अलग से भी एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट इसको शुरू करने से पहले 2 बेसिक मंत्र आपको दे दूं। रूल नंबर 1, आप बस इतना समझिएगा और मेरे साथ साथ बोलना भी शुरू करिएगा। अगर फर्म का एक्सपेंस होगा तो हम रियलाइजेशन डेबिट करेंगे। अगर ये फर्म का खर्चा नहीं होगा तो हम रियलाइजेशन डेबिट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं। रूल नंबर 1, अगर ये फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। अगर ये फर्म का खर्चा नहीं है तो रियलाइजेशन बिल्कुल भी डेबिट नहीं किया जाएगा। आई होप रूल नंबर 1 विल बी वेरी क्लियर टू यू। रूल नंबर 2, अगर कुछ क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि खर्चा किसको झेलना है, किसको बियर करना है, तो आप ये मानना कि वो खर्चा फर्म को बियर करना है और आपको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आई होप आपको ये दोनों रूल क्लियर होंगे। अब आइए जनरल एंट्रीज पर और बात शुरू करते हैं जनरल एंट्री से। पहली केस, जब एक्सपेंसेस किसने पे करे मेरे बच्चों? फर्म ने पे करे। कुछ नहीं लिखा है तो आप मानोगे कि ये खर्चा किसका था? फर्म का ही था। यही तो मैंने आपको बताया। तो अगर ये फर्म का एक्सपेंस है तो आप जनरल एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना ही पड़ेगा। अगर फर्म का एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा ही होगा। फर्म ने अपनी जेब से पॉकेट से पैसे भी दिए तो आप क्रेडिट किसे करेंगे? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मेरे पैसे जा रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। आई होप आपको पहला केस क्लियर हो गया होगा। केस नंबर 2, जब एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के पार्टनर ने पे करे ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, मतलब फर्म को पे करने थे, फर्म का ही खर्चा था, लेकिन पार्टनर ये कह रहे हैं चलो अभी तुम्हारे पास नहीं, अभी मैं दे देता हूं। ठीक है भैया, तो ये खर्चा तो फर्म का था या नहीं था? बिल्कुल था सर। तो फर्म का अगर एक्सपेंस है तो आप इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट तो बिल्कुल करेंगे क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस है, लेकिन ये पेमेंट फर्म ने नहीं करा तो टू बैंक मत लिखिए। आप बैंक की जगह उस पार्टनर को पकड़ लीजिए जिसने पे करा।
सपोज करिए ये ए ने पे करा, तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन डेबिट टू एस कैपिटल। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। केस नंबर सी बड़ा अच्छा केस है। फर्म ने पार्टनर को बुलाया और उससे कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें एक फिक्स अमाउंट दे पाएंगे। सपोज करिए मैं फर्म हूं, मैंने बी को बुलाया, मैंने कहा बी भाई इधर आ जाओ। बी इधर खड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं देखो बी, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा अपनी पॉकेट से। अब फर्म का रियलाइजेशन का एक्सपेंस तुम्हें बियर करना है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 15,000 है तो तुम जानना, 8,000 है तो भी तुम जानना, ना मैं पैसे दूंगा और ना मैं पैसे तुमसे लूंगा अगर कुछ बच गए तो मेरे बच्चों फर्म का एक्सपेंस कितना है? फर्म का एक्सपेंस वो 10,000 रुपए है जो उसने पार्टनर के ऊपर खर्चा करा। तो फर्म इस केस में एंट्री क्या करेगी? फर्म एंट्री करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, और इसमें अमाउंट सिर्फ उतना ही लिखना जो उन्होंने पार्टनर को दिया। अगर उन्होंने पार्टनर को 10,000 दिए तो 10 लिखना। अब पार्टनर कितना खर्चा कर रहा है वो पार्टनर जाने भाई, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आखिरी केस, when realization expenses are to be borne by the partner but paid by the firm। भाई बॉन्ड किसको करने थे? पार्टनर को। पे किसने कर दिए? फर्म को। मेरा एक क्वेश्चन, क्या रियलाइजेशन को डेबिट करूं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि आपने बताया था कि फर्म का खर्चा होगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। इस केस में फर्म का खर्चा ही नहीं है सर। इस केस में तो फर्म ने पे कर दिया है। वो खर्चा किसको झेलना था? पार्टनर को। तो फर्म क्या करेगी? जिस पार्टनर की नालायक की वजह से फर्म को पैसे देने पड़े, फर्म उसके अकाउंट को डेबिट करेगी, और फर्म की पॉकेट से पैसा तो गया है तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे सर केसेस तो एक और थे, वो केस नहीं है बच्चों। अगर पार्टनर को खर्चा करना था और उसी ने खर्चा कर दिया तो मैं कोई एंट्री पास नहीं करूंगा, मुझे क्या लेना देना। भाई आपका कोई खर्चा था, आपने कर दिया, तो उससे मुझे क्या लेना देना, मैं उसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करूंगा। तो ये वाला टॉपिक भी उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। आप जल्दी से शुरू करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जी बच्चों, तो अब अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अभी तक मैंने आप लोगों से बात कर ली है रियलाइजेशन अकाउंट की, और उसी रियलाइजेशन अकाउंट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक WCR का भी है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बहुत इजी तरीके से आपको समझाता हूं, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए मेरे बच्चों, एक अजम्पशन ले लेते हैं कि लायबिलिटी बैलेंस शीट आपको गिवन है, जिसमें WCR आपको लायबिलिटी साइड में गिवन है 1 लाख रुपीस। कितने रुपए का WCR है बेटा? 1 लाख रुपीस का। तो मैंने आपको पहली वीडियोस में ये बताया है कि ये जो रिजर्व्स हैं ये हमेशा टेररिस्ट कंसीडर किए जाते हैं, और इनको देखते ही क्या कर देना है, गोली मार देनी है। अब यहां पर भी यही रूल अप्लाई होगा, मगर कुछ चेंजेस के साथ। वो चेंजेस क्या क्या होंगे आइए बात करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1, when there is no additional information, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन WCR के बारे में नीचे नहीं दी गई है। तो मेरे बच्चों अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है, मुझे क्या पता ये आतंकवादी है या नहीं, रिस्क काहे लेने का, ये आतंकवादी है, और इसको देखते ही मैं क्या करूंगा बेटा, गोली मार दूंगा। इट शुड बी रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो जर्नल एंट्री इसकी क्या बनेगी बच्चों? इसकी जर्नल एंट्री बनेगी WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे क्वेश्चन में जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो ABC थे, और उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा हम उसमें इस WCR को बांट देंगे। ठीक है बच्चों। केस नंबर 2, when new liability of WCR is 80,000, नई लाइबिलिटी है
अब अगर वो कितनी है मेरे बच्चों 80, मतलब ऊपर वाली लायबिलिटी से ज्यादा है या कम है, ऑब्वियसली कम है बच्चों। तो जब भी कोई नई लायबिलिटी जनरेट हो तो पहले आप उसे रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर आए और उसके बाद उसको पे करें। रूल बड़ा सिंपल है लाने का, क्लियर कर लीजिएगा। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट में उस लायबिलिटी को लेकर आएंगे तो मैक्सिमम उतना ला पाएंगे जितनी वो लायबिलिटी ऊपर आपके बैलेंस शीट में गिवन होगी, उससे ज्यादा नहीं। और जब पे करेंगे तो वो तो जितना भी पेमेंट बनता है वो करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है मेरे बच्चों, अनलिमिटेड होती है। तो इस केस में दो एंट्रीज बनेगी। एंट्री नंबर 1, पहले मैं इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, तो इसकी एंट्री बनेगी WCR अकाउंट डेबिट। WCR 1 लाख रुपए का था, ध्यान से समझ लीजिए, ऊपर 1 लाख का था, मैंने इसे गोली को मारी ही है। टू रियलाइजेशन अकाउंट, जब रियलाइजेशन में लाया तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ला पाऊंगा, लेकिन अभी तो लायबिलिटी कम है ना, 1 लाख से तो कम है, तो मैं 80,000 तक की लायबिलिटीज को यहां लेकर आऊंगा। और फिर अभी भी जो बचा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। जो भी बचेगा उसे मैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा। अब बच्चे यहीं पर करके छोड़ आते हैं, बेटा लायबिलिटी अभी जनरेट करी है, उसको पे कहां कराए, तो आप एक और एंट्री करेंगे, नेक्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप पूरे 80,000 का पेमेंट करेंगे। तो जब भी नई लायबिलिटी WCR की होगी, आप पहले उसे रियलाइजेशन में लेकर आइए और उसके बाद उसे पे करिए। लाते वक्त ध्यान रखिएगा ऊपर वाले अमाउंट से ज्यादा ना हो, पे करते वक्त याद रखिएगा जितना भी पे करना पड़े कर दीजिए। रीजन बीइंग पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है बच्चों, अनलिमिटेड होती है। केस नंबर 3, व्हेन न्यू लायबिलिटी of WCR is equal to above liability, मतलब जो ऊपर 1 लाख रुपए की लायबिलिटी दी हुई है, नीचे भी लायबिलिटी कितने रुपए की दी गई है बच्चे, 1 लाख रुपए की दी हुई है। तो जब आप इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, आप एंट्री करेंगे पहले पुराने वाले आतंकवादी को खत्म करिए, WCR डेबिट, पुराना वाला आतंकवादी 1 लाख था। अब आप इस नई लायबिलिटी को, जो नई लायबिलिटी अराइज हुई है, उसे आप पहले रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर आइए। लाते वक्त ध्यान रखिएगा ऊपर वाली लायबिलिटी से ज्यादा ना हो, अभी 1 लाख की थी तो पूरा ले आया मैं। और अब आप पे करिए और सेकेंड एंट्री आप पे करने की एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, ये पूरी लायबिलिटी मैंने पे करी जो मुझे पे करनी थी। अब आता हूं केस नंबर 4 पर, आखिरी केस मेरे बच्चों, व्हेन न्यू लायबिलिटी इज मोर देन liability given in balance sheet, given in balance sheet, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। WCR की लायबिलिटी ऊपर आपको दी हुई थी 1 लाख, अब नीचे लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि न्यू लायबिलिटी 1,20,000 रुपए की है। तो पहले मैं उसे रियलाइजेशन में लेकर आऊं, लाते वक्त की एंट्री क्या होगी मेरे बच्चों, WCR अकाउंट डेबिट, पुराना वाला 1 लाख था, टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में लाते वक्त याद रखिएगा 1 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। पेमेंट 1,20,000 करना है मुझे मालूम है, लेकिन मैं 1 लाख से ज्यादा रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब जब पेमेंट की एंट्री होगी तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और पेमेंट मुझे पूरा 1,20,000 करना पड़ेगा। रीजन भी पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। तो मेरे बच्चों एंट्रीज बड़ी सिंपल है, आपको बस याद रखना है कि रियलाइजेशन में जब आप ट्रांसफर करेंगे तो मैक्सिमम ऊपर जितना था उतना करिए।
अगर उससे कम है तो कम करिए, जो बचा उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दीजिए, और पेमेंट तो जितना बनता है उतना करना पड़ेगा। तो ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से नट शेल में मैं आप लोगों को एक रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट भी समझा देता हूं कि रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, अगर मैं अकाउंट बनाऊं, अभी तक तो जर्नल एंट्री की बात करी थी, अगर मैं अकाउंट बनाऊं तो वो अकाउंट कैसा दिख रहा होगा। छोटी सी जल्दी से आपको अकाउंट दिखा देता हूं कि क्या बनना है। देखिए मेरे बच्चों, आप एक हेडिंग डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पहले आपकी ये हेडिंग पड़ेगी। फॉर्मेट आपको मालूम है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट है। सबसे पहले आप डेबिट साइड में अपनी सारी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, और वो भी जब आप ट्रांसफर करेंगे तो बुक वैल्यू पर करेंगे, जितने की बुक वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन होती है। किसी एसेट से रिलेटेड प्रोविजन हाथ के हाथ बाय साइड में इधर ट्रांसफर करिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब आप सेकंड स्टेप बाय आउटसाइड लायबिलिटीज को रियलाइजेशन के क्रेडिट में लाएंगे। थर्ड स्टेप आप अपनी एसेट को रियलाइज करेंगे बाय बैंक, which is asset realize। फोर्थ स्टेप टू लायबिलिटीज का पेमेंट टू बैंक, लायबिलिटीज का आपने क्या करा मेरे बच्चों, पेमेंट करा। अब अगर कोई पार्टनर एसेट को ले जाता है तो बैंक की जगह आप लिख देंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट करता है, लायबिलिटी पे करी, तो आप पार्टनर के नाम से टू साइड में दिखा देंगे। कोई भी खर्चा अगर फर्म का होता है तो जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंस या कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या कुछ भी, कोई भी खर्चा होगा उसे आप रियलाइजेशन में डेबिट करेंगे, और फिर आप इनसे प्रॉफिट और लॉस निकालकर यहां पर शो कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। WCR इसमें आएगा या नहीं डिपेंड करता है कि उसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी है या नहीं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।